हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बालाजी वेफर्स ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स की थी, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन में 24% ज़्यादा है। वही बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस साल कंपनी ने 409 करोड़ की कमाई की है और यह भी पिछले साल के कंपैरिजन में 7.2 करोड़ ज़्यादा है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें स्पेशल क्या है, ऐसी तो बहुत सी कंपनीज है जिन्होंने इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आपका सोचना बिल्कुल सही है। भारत में डोमिनोज पिज़्ज़ा, डंकी डोनट्स और पेपर रेस्टोरेंट चलाने वाले जुबिलेंट फूड वर्कर की फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल 5,118 करोड़ की सेल्स रही है। वही नेस्ले, जिसके अनगिनत प्रोडक्ट मार्केट में छाए हुए रहते हैं, उनकी भी टोटल सेल्स 5,300 करोड़ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही कंपनीज बड़ी है जो पूरे देश भर में फैली हुई है, जबकि बालाजी वेफर्स, जो कि 1 दर्जन से भी कम राज्यों में है, पोटैटो चिप्स से अपनी नमकीन बेचते हैं, उनके ही टोटल से 510 करोड़ है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनफैक्ट बालाजी वेफर्स आज इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट चिप्स मैन्युफैक्चर बन चुके हैं। लेस के बाद आज इंडिया में सबसे ज़्यादा चिप्स बालाजी ही वेफर्स के ही बिकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आखिर कैसे लेस, कुरकुरे और अंकल चिप्स के होते हुए भी भारत की स्वदेशी कंपनी। बात करते हैं चंदू भाई भिरानी। आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहें। गुजरात की हवा में व्यापार है साहब, मेरी सांस तो रोक लोगे, लेकिन ये हवा को कैसे रोकोगे। ये डायलॉग है शाहरुख खान की फिल्म रईस का। लेकिन देखा जाए तो ये लाइन हर गुजराती पर बिल्कुल फिट बैठती है। वैसी हमारी आज की कहानी का हीरो भी एक गुजराती है। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के जामनगर जिले से, धेराजी नाम के एक छोटे से गांव से, जहां 1957 में चंदू भाई भिरानी जी का जन्म होता है। चंदू भाई के पिता पोपट भाई भिरानी जी पैसे से एक किसान थे और चंदू भाई के अलावा उनके 2 और छोटे बेटे थे, भिकू भाई भिरानी और मेधव जी भाई भिरानी। पोपट भाई भिरानी अपने तीनों बेटों के साथ रोजाना खेत पर काम करते थे। उसमें से जो भी कमाई होती थी उससे पूरे परिवार का जीवन यापन होता था। लेकिन एक रोज अकाल पड़ने की वजह से पानी की कमी हो गई और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उस वक्त पोपट भाई भिरानी जी ने अपने खेत को बेचने का फैसला कर लिया था और 20,000 की कीमत में खेत को बेच भी दिया। यह दौर था 1972 का और खेत बेचने से जो पैसे मिले उसे उन्होंने अपने तीनों बेटों को देकर फर्टिलाइजर्स और फार्म इंप्लीमेंट की बिजनेस करने को कह दी। भिरानी भाई ने अपने पिता की बात मानते हुए दुकान खोल तो दी, लेकिन यह बिजनेस बिल्कुल नया था और उनके पास इनकी थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और यह बिजनेस डूब गया। बिजनेस डूबने के साथ साथ उनका सारा पैसा भी डूब गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। गांव में अब इनके पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए तीनों भाइयों अपने पूरे परिवार के साथ राजकोट चले गए। राजकोट में भिरान भाई ने कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक मेस खोला, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद उनका मेस भी बंद हो गया और उनका बिजनेस वहां पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब तीनों भाई राजकोट के एक थिएटर जिसका नाम एस्ट्रॉन था, वहां काम करना शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस थिएटर में जब चंदू भाई भिरानी ने गेट कीपर का काम किया तो वही उनके भाइयों ने से एक टिकट काउंटर पे और दूसरा साफ सफाई करने का संभाल लिया। दोस्तों, यह भी भिरानी भाइयों से हमें एक बहुत ही बड़ी लेसन मिल रहा है। हमें भी ज्यादातर लोग अपने किस्मत को तो कोसते रहते हैं, लेकिन छोटे मोटे काम करने अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। यही वजह है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। EMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अप्रैल 2023 में देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 8.11 पर पहुंच गई है, जिससे पहले मार्च में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.80 पर थी। वहीं फरवरी में 7.45 थी।
दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है, बस जरूरत है उसे मेहनत और लगन से करने की। आज इंडिया में टॉप पोजीशन पे आप जिन लोगों को भी देखते हो ना, उसमें से ज्यादातर लोग अपनी शुरुआत जीरो से ही किया था और आज वो करोड़ों के मालिक है। बात करें चंदू भाई वीरानी की, तो उन्होंने और उनके भाइयों को काम तो बहुत छोटा मिला था, लेकिन उस काम को उन्होंने पूरे लगन से किया और उनकी इस लगन को देखते हुए साल 1976 में थिएटर के मालिक वीरानी भाइयों को थिएटर की कैंटीन का ठेका दे दिया। अब इन तीनों भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो थिएटर के इंटरवल में के दौरान ऐसी कौन सी चीज बेचें जिनकी डिमांड ज्यादा हो। हालांकि शुरुआत में उन्होंने सैंडविच बेचा, जिसमें उन्हें ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्योंकि सैंडविच के स्टोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें अक्सर लॉस भी उठाना पड़ता था। वही सैंडविच नहीं बिकते थे तो वो दिन डूबने तक खराब हो जाया करते थे। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सैंडविच की जगह चिप्स को बेचने की फैसला किया। शुरुआत में यह दूसरे वेंडर से चिप्स खरीदते थे और फिर उसे थिएटर में लाके बेचते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वेंडर इंटरवल तक चिप्स को लेकर पहुंच ही नहीं पाता, जिससे वीरानी भाइयों को उस दिन का पूरा बिजनेस खराब हो जाता था। चिप्स बेचने का आइडिया तो प्रॉफिटेबल था, लेकिन वेंडर की गलती की वजह से उनका यह प्रॉफिट लॉस में बदल जाता था। जब चंदू भाई के पास कोई भी चारा नहीं बचा तो उन्होंने खुद ही चिप्स बनाकर बेचने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक कमरा किराए पर लिया और फिर वो खुद वहां चिप्स बनाकर थिएटर में लाकर बेचने लगे। यहाँ चंदू भाई जी अपने हाथों से ही चिप्स बना रहे थे, इसलिए चिप्स की क्वालिटी भी पहले से काफी बेहतर हो गई थी, जिस वजह से थिएटर में चिप्स को लेकर लोगों की डिमांड भी काफी बढ़ गई और इसमें उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। दोस्तों, यहाँ हमें चंदू भाई जी से सीखने को मिलता है कि कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, जरूर होगा, बस जरूरत है हार्ड वर्क करने की। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का जो कि चंदू भाई जी ने बखूबी करके दिखाया। जब वेंडर उनका काम खराब करने लगे तो उन्होंने खुद हार्ड वर्क करने का फैसला किया और आज आप खुद देख सकते हैं उनकी मेहनत उन्हें कहां तक ले आई है। वैसे चंदू भाई जी जब खुद चिप्स वेफर्स बनाकर बेचने लगे तब उन्हें प्रॉफिट तो पहले से ज्यादा हो रहा था, पर अभी भी उन्हें मुकाम नहीं मिला था जिसके वो असली हकदार थे। चिप्स को लेकर जब लोगों की डिमांड बढ़ी तब उन्होंने अपने भाइयों को भी चिप्स बनाना सिखा दिया। शुरुआत में थोड़ी परेशानी तो हुई क्योंकि उनके भाइयों ने कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं किया था, पर वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जल्द ही चंदू भाई जी के भाइयों ने भी चिप्स बनाकर सीख लिया। चंदू भाई जी ने घर पर तैयार किए गए इन चिप्स को बालाजी का नाम दिया और अब वो कैंटीन के साथ साथ आसपास के दुकानों में भी अपना सेल्स बेचने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में उनके चिप्स ने अच्छी खासी पॉपुलर गेन कर ली और लोगों के बीच इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। बढ़ते हुए डिमांड को देखकर चंदू भाई जी ने पॉकेट खरीद लिया और उस पर अपने वेफर चिप्स को लाद कर दूर दूर दुकान में पहुंचाने लगे। दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर राजकोट के लगभग 30 से ज्यादा दुकानदार चंदू भाई से वेफर चिप्स खरीदने लगे। अब अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए चंदू भाई ने एक फैक्ट्री लगाने का फैसला करते हैं। साल 1989 में उन्होंने बैंक से लोन लेकर गुजरात की सबसे बड़ी पोटैटो चिप्स फैक्ट्री लगा दी, जिससे चिप्स प्रोडक्शन सबसे पहले से कई गुना बढ़ गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। साल 1995 में चंदू भाई ने बालाजी का नाम बदलकर बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। साल 2000 तक बालाजी वेफर्स के पास गुजरात के पोटैटो चिप्स मार्केट का 90% शेयर आ चुका था। गुजरात के बाद उन्होंने देखते ही देखते राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश में 65% मार्केट शेयर पर कब्जा जमा लिया और साथ ही नमकीन और दूसरे स्नैक्स भी बेचना शुरू कर दिए। आज भारत के नमकीन स्नैक्स मार्केट के टोटल वैल्यूएशन करीब 43,000 करोड़ की है,
जिसमें बालाजी वेफर्स 12% शेयर पर कब्जा जमाए हुए हैं। मार्केट का थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर बनाता है, जबकि यहाँ नंबर 1 पर हल्दीराम जिसका मार्केट शेयर 21% है। वहीं सेकंड नंबर पर 15% शेयर के साथ पेप्सिको 2। वैसे दोस्तों, आप में से बहुत से लोग को शायद नहीं पता होगा कि कुरकुरे और अंकल चिप्स पेप्सिको के अंदर ही आते हैं। वैसे यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ जहां ज्यादातर एमएफजी कंपनी अपनी एनुअल सेल्स का 8 to 12 प्रमोशन में ही लगा देती है, वही बालाजी वेफर्स इस पर 2% से भी कम खर्च करती है। द इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू के में चंदू भाई वीरानी जी ने बताया कि वो प्राइस के मामले में कभी भी अपने राइवल से कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि उनके प्राइस सबसे कम है। साथ ही बालाजी कोई सेल्स टारगेट भी सेट नहीं करते, क्योंकि उनका फोकस हमेशा हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस वाले प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करने पर होता है। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो चंदू भाई जी की यह बात 100% सच है। कोई भी कंपनी को हमारे देश में वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। यह बात चंदू भाई जी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो आज भारत के 11 से ज्यादा स्टेट में बालाजी वेफर्स के 23 तरह के नमकीन, 14 तरह की वेफर्स और 14 तरह की स्नैक, वेस्टर्न स्नैक बिकते हैं, जिससे इनके टोटल वैरायटी और प्रोडक्ट 65 से भी ज्यादा होते हैं। आपको बता दें कि बालाजी के प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का करीब 78% होता है, जबकि इस इंडस्ट्री में एवरेज मटेरियल कॉस्ट 75%। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बालाजी का कोई भी 10 रुपए का नमकीन पैकेट लेते हैं ना, तो आप मान कर चलिए कि उसमें 78% यानी 7.80 पैसे का माल मटेरियल लगा हुआ। ऐसे हाँ, दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में इनकी चिप्स में पैकेट में आपको काफी कम हवा और ज्यादा चिप्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ चिप्स के केस में ही नहीं, बल्कि आप इनके चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लें, उसमें आपको मार्केट के कंपैरिजन में 13% क्वालिटी ज्यादा ही मिलेगी। अब यहाँ आप में से बहुत से लोग के माइंड में थॉट आ रहा होगा कि जब ज्यादा क्वालिटी दे रहे हैं तो फिर इनका प्रॉफिट मार्जिन तो काफी कम होगा। तो आपको मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंपनी बेवकूफ नहीं है जो अपना लॉस करके या फिर कम प्रॉफिट कमा कर संतुष्ट हो जाए। दरअसल बालाजी कस्टमर को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने आइटम तो ज्यादा देती है, लेकिन अदर एक्सपेंस को कम करके वो अपने लिए इजीली 10 to 12% मार्जिन निकाल ही लेती है। अगर आपको अभी भी यह मार्जिन कम लग रहा है तो आपको पावर ऑफ रोटेशन को समझने की जरूरत है। दरअसल कोई भी कंपनी कितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, बेच देती है, और वो उतना ही ज्यादा मार्जिन बना पाएगी। मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है, उस पर 30% मार्जिन है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बिकने में 3 से 4 महीने लगते हैं, तो फिर वो आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जितना कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा जिसका मार्जिन भले ही 10% क्यों ना हो, लेकिन 15 दिन के भीतर ही खाली हो जाए पूरा स्टॉक। जैसे आप बालाजी को ही ले लीजिए, यह 15 दिन में अपना माल तैयार करके पूरा बेच भी देता है, जबकि बाकी कंपनीज को कम से कम 25 से 30 दिन लगता है। वैसे दोस्तों, बालाजी की इतनी पॉपुलर दिलाने में उसके मार्केटिंग के वो भी जबरदस्त रोल है। जहां इनका सबसे बड़ा कंपटीटर लेस अपने पैकेट में हवा की वजह से बदनाम है, वही लेस की बदनामी का फायदा उठाकर बालाजी ने अपना स्लोगन रखा, हवा कम वेफर्स ज्यादा और फॉलोवर्स वाह वाह। वैसे बालाजी की पॉपुलर को देखकर एक समय उसके एक कंपटीटर ने कंपनी को खरीदने के लिए 4000 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन चंदू भाई जी वीरानी जी ने यह कहकर मना कर दिया, मेरी कंपनी मेरे बच्चों की तरह है और मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बेचता। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब बालाजी की सेल्स 1000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। यह कंपटीटर कौन था, यह बात कभी मीडिया के सामने नहीं आ पाई, लेकिन यकीनन चंदू भाई जी की जवाब से उस कंपटीटर को यह तो जरूर समझ आ गया होगा कि जब एक गुजराती कोई बिजनेस करता है तो वो प्रॉफिट लॉस से ऊपर उठकर अपने बिजनेस को अपने बच्चों की तरफ प्यार करता है। वैसे दोस्तों,
क्या आपने कभी बालाजी के प्रोडक्ट का यूज किया है या नहीं? आप अपना जवाब हमें अपने कमेंट में जरूर बताइए। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।